स्टेजों पे बात करते हैं ना, वो हमारी आवाज बता उतनी उससे उनको आज तकलीफ हुई मशीन ले लेकिन थोड़ी डायलॉग बनाएगा। हमारे अबरार हुसैन आजम से बात करेंगे बीएनसी पार्टी से। कोरोना समिति की जानिब से ये राउंड टेबल मुनक्किद किया गया है। इसमें तमाम सियासी जमातों से वाबस्ता अफराद और बिलखुसूस समाजी जहदकारों की बड़ी तादाद आज सुबह से सिलसिला जारी है और तमाम लोग वक्फे वक्फे से अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। उमूमन बहुत सारी बातें एक जैसी हैं, मैं उनको दोबारा दोहरा करके आपका कीमती वक्त ज़ाय करने के बजाय मैं एक बात की तरफ इशारा करूँगा कि इसका उन्वान रखा गया है 10 साल 10 सवाल। तो इन 10 साल 10 सवाल के बजाय इसमें और मज़ीद, जैसा कि प्रोफेसर अनवर खान साहब ने इसका तस्करा किया था, मैं उसी की तरफ इशारा देता हूँ और यह बताता हूँ कि इसमें 9 साल 100 सवाल की गुंजाइश है और ऐसे 100 सवाल मौजूद हैं। क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त टीआरएस पार्टी से मैं वाबस्ता रहा हूँ, तो मुझे कई चीज़ें मेरे ज़बानी मेरे रिकॉर्ड में हैं कि क्या किस तरह की गुफ्तगू की गई थी, क्या क्या वादे किए गए थे। जो इसमें सबसे पहला जो वादा ये था कि मुस्लिम नुमाइंदगी 12 से 15% दी जाएगी, 3 से 4 मिनिस्टर्स दी जाएंगे, 2 से 3 MP के नुमाइंदे किए जाएंगे। क्योंकि सियासी तौर पे जब तक हमको अपॉर्चुनिटी मौका नहीं दिया जाएगा, हम सियासी मैदानों में अपने आप को जब तक पेश नहीं करेंगे, हम ऐवानों में जब तक हम मौजूद नहीं रहेंगे, हमारी नुमाइंदगी बिल्कुल ज़ीरो रहेंगी। हम हमेशा किसी ना किसी पे मुनस्सिर रहेंगे। इसके लिए जिसको तकलीफ़ होती है वो अपनी तकलीफ़ को बेहतर बता सकता है, दूसरा देखने वाला उस तकलीफ़ को वो एहसास नहीं कर सकता जो तकलीफ़ से गुजर रहा है। इसी के लिए आज ये तमाम जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बैठी है, इसी तकलीफ़ के एहसास के साथ बैठी है कि यह रास तौर पे हम इस 9 सालों में जो बहुत ही खबी उम्मीद के साथ, बहुत ही एतमाद के साथ, बहुत ही जो है ना अपने पने के साथ टीआरएस पार्टी को, केसीआर साहब को हम यहाँ पे जिताए थे। और एक तजुर्बे के बाद, क्योंकि जब तक आप तजुर्बा नहीं करिए किसी के बारे में राय कायम नहीं कर सकते, एक तजुर्बे के बाद ये तकालीफ के साथ ये राय कायम किए कि केसीआर साहब ने अपने दौरे एजुकेशन में, जो तेलंगाना तहरीक के दौर में मुसलमानों को रास तौर पर जो है ना इस्तेमाल किया और उनको जो है ना लुभाया, उनको उर्दू में तस्वीरें करके, अशार बोल करके और वाजे कर करके उनको इतना लुभाया और मुसलमान भी भोला भाला उस पर एतमाद किया, यकीन किया। आज जब इसकी हद पार हो गई है, अब वक्त जो है ना सवाल जवाब का नहीं रहा, अब बिल्कुल जो है ना इसका फैसले का वक्त है, सज़ा का वक्त है। क्योंकि जब गलती की जाती है तो गलती के बाद में एक होता है इनाम, अगर आप अच्छा करते हैं तो एक होती है सज़ा। तो सज़ा ये है कि आपके पास जो मौका दिया गया था और जो आपको जो अपॉर्चुनिटी दी गई थी वो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो लिहाजा आपसे वो अपॉर्चुनिटी खींच ली जाएगी, आपको बेदखल किया जाएगा। क्योंकि डेमोक्रेसी में हर वो शख्स एक ही वोट का हकदार है और तमाम लोग एक वोट के ज़रिए अपनी राय दे सकते हैं और तमाम राय के ज़रिए ही MLA मुंतखब होते हैं और चीफ मिनिस्टर मुंतखब होता है। इसी ज़माने में मैं बहुजन समाज पार्टी से वाबस्ता हूँ और आपके दरमियान में एक मुकाम मर्तबा पोजीशन रखने वाला एक शख्स डॉक्टर RS परवीन कुमार जो एक IPS हैं, उन्होंने अपने 6.5 साल मेयाद को जो ना रिज़ाइन करते हुए इसी सवालात को अपने आप से करने के लिए, क्योंकि वो जब डिपार्टमेंट में थे तो उनको महदूद दायरा था, वो दायरे में वो तमाम लोगों के लिए वो नुमाइंदगी नहीं कर सकते थे, तो आज वो मैदान पे हैं और वो तमाम कौमों का, बिलखुसूस रियासत तेलंगाना के तमाम कौमों की तरफ से, SC ST BC माइनॉरिटीज़ की तरफ से एक आवाज़ बने हुए हैं और वो जद्दोजहद कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में वो भी जो है दावत थी उनको, लेकिन वो यात्रा में थे, वो शामिल नहीं हो सके। वो उसी आवाज़ को, हर दर्द को ज़रा समझने के लिए दरवाजे पे जा रहे हैं। बारिश मौसम में भी जो है ना वो दरवाजे पे जा रहे हैं और इसीलिए हम आज बिलखुसूस तमाम लोग एक जगह मुंजबित होकर, मुश्तरका होकर, यूनाइटेड होकर ही हम एक ताकत बन सकते हैं और हम एक ताकत बनकर ही ये मौजूदा हुकूमत को हम जवाब दे सकते हैं, उसको शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन ये हुकूमत के जहन में एक फतूर है
उसके पास यह एहसास है कि मेरे पास हज़ारों लाखों करोड़ों की दौलत है, मैं इलेक्शन को इतना महंगा कर दूंगा कि आम आदमी इलेक्शन में मुकाबला करने के बारे में सोचे भी नहीं। उसको करोड़ों रुपए की उसमें लागत लगा देंगे तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, जो कम्युनिटी के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, वो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही ना हो। इसलिए जानबूझ के इलेक्शन को महंगा किया जा रहा है, एक्सपेंसिव किया जा रहा है और पैसे का इतना ज़्यादा हेर फेर किया जा रहा है ताकि आप उस कंपटीशन में पीछे हो जाएं और वो लोग जो पैसे की वजह से आपके साथ जो वोट खरीदने वाला काम है वो चलते रहे। तो लिहाजा वक्त आ गया कि दौलतमंद की दौलत भी लूटी जाए और वोट का हक आपका इख्तियारी वोट है। अंदर बॉक्स में जाकर आप किसको वोट डालते हैं वो आपका ज़मीर आपके साथ रहेगा। तो आने वाले मुस्तक़बिल में हम उसी वोट के ज़रिए इनका मुकाबला करेंगे और इस तरह की जब भी कोई तहरीक रहेगी, मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको रहकुम देता हूँ इस्लामुद्दीन मुजाहिद भाई कि हम आपके शाना पर शाना साथ रहेंगे और हर सतह में हम आपका ताउन करेंगे। खुदा हाफिज़, जय भीम, खुदा। इधर जज साहब है और बाजू में AS ऑफिसर है, दोनों हैं। लीगल पॉइंट देंगे, एग्रीमेंट करेंगे, उसी के बाद और एग्रीमेंट की बात आए तो हमारे मैडम है, पहले बाउंड बाद में बात। उनकी जो लड़ाई है पहले बाउंड बाद में बात, और इस बार कंपलसरी पहले बाउंड ही होगा पूरे पार्टियों के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग मुस्लिम गर्जना भी ऐसा लगाएंगे जो तमाम पार्टी देखते रहेंगे और तमाम पार्टी को वो स्टेज पे बुलाएंगे, वहीं पे बाउंड का सिग्नेचर कराएंगे। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति के जो भी जिम्मेदारान हैं, डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब और उनके साथ जो भी साथियाँ हैं, इस इजलास के मुनाकिद करने के लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अभी यहाँ फ़िलहाल मैं BSP का नुमाइंदा नहीं बल्कि कौम और मिल्लत की तरफ से नुमाइंदा बन के आया हूँ मैं। सबसे पहले जैसा कि आप 10 साल 10 सवाल KCR से तो आप उससे कोई उम्मीद रखना, मैं KCR साहब भी बोल के नहीं बोलता क्योंकि उन्हें उस जुमले का भी लायक नहीं है। उन्हें बार बार लोग KCR साहब, हरीश राव साहब बोल के बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ये लोग उसके काबिल भी नहीं है। तो KCR से अब कोई चीज़ का पूछना या सवाल करना ये बिल्कुल नाअक्ली है। बस 10 साल का मौका दिया गया, हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इसमें हासिल करने का और सबक लेने का। अब इससे सिर्फ सवाल हम करेंगे, वो जवाब तो नहीं देंगे, मगर इसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। हम KCR से कोई मुआहिदा नहीं करेंगे। जो भी हमारे तेलंगाना के मुस्लिम जमातें हैं, तंजीमें हैं, अब कोई मुआहिदा नहीं होगा इनसे इंशाअल्लाह। मैं तमाम लोगों से, आप लोगों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि अब इससे हम ना कोई उम्मीद रखेंगे ना कोई मुआहिदा करेंगे। अब बाकी दीगर जो जमातें हैं सियासी, मेरे कुछ तजावीज़ हैं, जैसा कि आपका मैनिफेस्टो बनने वाला है उसके अंदर मेरे कुछ तजावीज़ हैं। सबसे पहले हम सबको यानी ख़ास तौर पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को भी तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज मालदार को जो तालीम मैसर हो रही है वो गरीब मुसलमानों को मैसर नहीं हो रही है। तो लिहाजा जो भी सियासी जमातों के सामने हम हमारा मैनिफेस्टो रखेंगे उसके अंदर सबसे पहला हमारा जो सवाल रहेगा, मुतालिबा रहेगा, वो एजुकेशन और हेल्थ यानी मुफ्त तालीम और मुफ्त हमारी तिब्बी इलाज, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि इसको उसमें शामिल कर लिया जाए। और मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ, और दूसरी मेरी जो तजवीज़ है वो पॉलिटिकल शेयर है, सियासी नुमाइंदगी है। अब तक सिर्फ मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल हो रहा तेलंगाना में या पूरे भारत के अंदर। तो हम लोग ये मैनिफेस्टो में हम लोग शामिल कर लें, वो चाहे कौन सी भी सियासी जमात हो। बातें बहुत मीठी मीठी हो रही और वादे भी बहुत सारे होते, लेकिन आप इलेक्शन से पहले हमारी जो आबादी की जो तनासुब है उस हिसाब से मुसलमानों को MLA और MPs के अंदर हमें हिस्सा देना चाहिए। तो लिहाजा ये भी हमारे उस मैनिफेस्टो के अंदर शामिल किया जाए। दूसरे नंबर पे पॉलिटिकल शेयर
हमारे आबादी के तनासुब के हिसाब से మన జనాభా ప్రాతిపదికన మనం ఎంత జనాభా ఉందో ముస్లింలది 12 నుంచి 15%, उतने सीट्स हमको उसका ऐलान होना, बाज़ाब्ता उनको टिकट्स देना और उनको जिताना। ऐसा नहीं है कि भाई अरे गैर मतलब ऐसे लोगों को आप टिकट दे दिए और खाली नाम के वास्ते देखो भाई हम भी टिकट दिया, ऐसा नहीं। बल्कि अगर वो हारा तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वो सियासी जमात की होगी। तो ये दूसरा है। और मेरी जो तीसरी तजवीज़ है, हमारा जो रिजर्वेशन का अब तक जैसा कि वादा किया गया था, अब वो तो वादा पूरा नहीं हो सका, लेकिन जो भी हम मैनिफेस्टो बनाएंगे उसमें आबादी का तनासुब जो भी है हमारा 12 से 15, 12 नहीं बल्कि 12 से अब तो हम 15% और उससे भी ज्यादा आबादी हो चुकी है। तो लिहाजा हमारे तालीम में और हमारी जो मुलाजिमतों में जो भी गवर्नमेंट के जो भी जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उसमें हमारे आबादी के तनासुब के हिसाब से हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इवन वो कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं उसमें भी हमारी हिस्सेदारी होना। तो लिहाजा इसको भी उसके अंदर शामिल किया जाए। और वक्फ बोर्ड को जुडिशियरी पावर देने का, बहुत सारी सियासी जमातों के लोग यहाँ पे मतलब इसमें पूरे लोग मुलविस हैं भाई, कोई दूध की धुली हुई जमात नहीं है। सो कांग्रेस भी शामिल है और टीआरएस भी शामिल है, उसमें बहुत सारे और भी बीजेपी शामिल है, तकरीबन उसमें सियासी लोग शामिल हैं। तो आप लोग बिला हमारी अपनी सियासी जमातों की तायीद किए बगैर मैनिफेस्टो में ये चीज को शामिल कर लिया जाए कि जो भी औकाफी जायदादों को, जो मखबूजा जायदादें हैं, उसको रिकवरी करने का वादा, और पक्के तौर पे ऐसा नहीं खाली जुमलेबाजी नहीं, बल्कि उनको आप हमें यकीन दिलाना होगा कि आप किस तरह रिकवरी करेंगे। अगर आपकी सियासी जमात के लीडरान, एमएलए और एमपीस अगर उसके अंदर मुलविस हैं, आप उनसे भी उन औकाफी इमलाक को रिहा करवा के, आजाद करवा के आप उसको वक्फ बोर्ड को दोबारा वक्फ बोर्ड को उसको देना होगा। ये वादा आपको करना होगा, चाहे वो कौन सी भी सियासी जमात हो। ये भी हमारे मैनिफेस्टो में शामिल किया जाए। और वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर और कमिश्नरेट का होना जरूरी है, ताकि अभी जो बची कुची 20,000 एकड़ जो जमीन है और जो भी दीगर औकाफी प्रॉपर्टीज हैं उसको भी हम उसका भी तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और बजट भी जो हमारा इस्लामुद्दीन साहब, बजट भी जो हमारे अलाट किया जा रहा है वो बिल्कुल 1% से भी कम अलाट किया जा रहा, और उसका भी सही इस्तेमाल और खर्च नहीं किया जाता। बल्कि हमारी आबादी के तनासुब के हिसाब से 12 से 15% हमारी आबादी है, तो बजट सिर्फ 1% से भी कम, बल्कि 2,200 करोड़, वो भी सही तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, खर्च नहीं करते, बल्कि फिर आइंदा के लिए फिर उसको फिर नया साल आएगा, फिर नया बजट होगा, फिर वो भी इसी तरह ऐलान होगा, खाली कानों को खुश करेंगे, आंखों को खुश करेंगे। तो इस तरह सुनने के लिए है। तो लिहाजा माइनॉरिटी सब प्लान को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, ताकि अगर सब प्लान बने तो अगर इस साल जो भी हमारा बजट अलाट होगा वो आबादी के तनासुब से अलाट किया जाए, और अगर वो बजट अगर बच गया तो उसको माइनॉरिटी अगर सब प्लान होगा तो उसमें शामिल करके फिर आइंदा वो खर्च होगा। तो बहरकैफ और इसमें सीएए, एनआरसी, एनपीआर और यूसीसी जैसे जो अवामी मुखालिफ जो भी क़वानीन बनाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, नापाक कोशिशें, जो भी सियासी जमात है उसको उसमें शामिल किया जाए कि आप इसके अंदर बिल्कुल माइनॉरिटीज़ के साथ और देश के आबादी के साथ आपको खड़ा होना होगा। ये अवाम मुखालिफ जो भी क़वानीन बनाने की नापाक कोशिशें जो फ़िरक़ा परस्त ताक़तें कोशिश कर रही हैं, उसके अंदर आप माइनॉरिटीज़ का और पूरे भारत के आबादी के साथ आपको खड़ा होना होगा, ये भी वादा लेना होगा। और इसी तरह यूएपीए की जो कानून बनाया गया था, वो कांग्रेस की हुकूमत यूएपीए की उपा का कानून बनाया था, आज उसका गलत इस्तेमाल हो रहा, मासूम और भोले भाले लोगों पे उसको गलत इस्तेमाल करके उनको फंसाया जा रहा यूएपीए के कानून के अंदर। तो लिहाजा हमारे मैनिफेस्टो में यूएपीए का भी जो स्टैंड है उसको भी शामिल किया जाए। 1977 में गौकशी का कानून यहां पे बनाया गया था, यूनाइटेड एपी के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी, सेंट्रल में भी कांग्रेस थी और स्टेट में भी कांग्रेस थी। तो 1977 में जो गौकशी कानून यहां पे
और बाज़ाब्ता असेंबली में जो सबसे पहला सीएम बना था कांग्रेस का, उसके ज़ेर क़ियादत में ये कानून बनाया गया था। तो इसके बारे में आप अगर वाकई में इसके इतने हमदर्द हैं तो उसको मतलब नेशनल एनिमल के वैसा आप ऐलान करके या तो आप ये कानून लाए, या नहीं तो फिर इस तरह गैर ज़रूरी के इस कानून के आड़ में माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ और जो भी दलित भाइयों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, इसके ताल्लुक से भी आप हो गया तो इसके ताल्लुक से भी आप उसमें मैनिफेस्टो में शामिल कर लिए तो बेहतर होगा। मौका देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।